Everyone, please settle down. संस्कृत में सीढ़ी को अवतरनिका कहते हैं। संस्कृत में सीढ़ी को अवतरनिका कहते हैं। नीचे से ऊपर जाने की व्यवस्था को अवतार कहा जाता है, इसीलिए गुरु को परमेश्वर कहते हैं। आज हमारे बीच हमसे बात करने के लिए दो ऐसे गुरु हैं जिन्होंने ना जाने कितने ही विद्यार्थियों को उनका लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता की, जिसमें से पहले हैं डॉक्टर विजेंद्र चौहान जी, जो कि वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन महाविद्यालय में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हैं तथा दृष्टि आईएएस में भी आप मॉक इंटरव्यू पैनल के प्रमुख पद को संभाल रहे हैं। सर के साथ मंच को साझा करेंगे श्री अभिषेक मिश्रा सर, और यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष एवं गौरव महसूस हो रहा है कि सर एक बार पुनः नीव के आमंत्रण पे रामानुजन महाविद्यालय में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए आए। सर भी दृष्टि में सीनियर मोस्ट फैकल्टी में से एक हैं तथा मॉक इंटरव्यू को पैनल की लिस्ट पर पद पर नियुक्त हैं। मैं नकुल यहाँ पर नीव की तरफ से तथा रामानुजन महाविद्यालय की तरफ से आप दोनों का यहाँ पहुँचने के पर मैं पूर्ण रूप से अभिनंदन तथा स्वागत करता हूँ। तथा अब मैं मनीषा से आग्रह करता हूँ कि आप मंच पर आएं और सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। I thanks my co-host Mr. Nakul Tiwari for giving brief introduction about our guest speakers. Firstly, sir, I am highly privileged to speak in front of all of you. These two teachers have nurtured so many struggling life with their mentorship program. This room is filled with hope of UPSC aspiring students. So, Dr. Vijayan sir and Mr. Abhishek sir have transformed hope into determination and determination into destiny. So, on behalf of every aspiring student here, we have prepared a felicitation ceremony for Dr. Vijayan sir and Mr. Abhishek sir. I would invite respected Dr. Aparajita ma'am and Dr. Sonu sir to facilitate our guests. So, ladies and gentlemen, it's a time to start our enlightening session. So, please help me to welcome our chief guest to the stage with a huge round of applause. सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि 9वीं कक्षा में था जो सर मैंने आप दोनों को पहली बार देखा और तब से मन में चाह थी कि एक बार तो मिलना है कैसे ना कैसे। तो आज मैं यहाँ पर बैठ के आपसे रूबरू हो रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है सर। प्लीज़ आशीर्वाद आप दीजिएगा कि ये इवेंट सही से हो पाए। हम जीवन में, विद्यार्थी जीवन में लोगों का सक्सेस देखते हैं सर, पर सक्सेस के पीछे की कहानी नहीं देखते। तो सर मैं आप दोनों से ही जानना चाहता हूँ कि आप क्या ऐसी परिस्थिति रही जिसने आपको शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया, और स्पेशली यूपीएससी फील्ड के अंदर जो अपने भारत का ही सबसे कठिन एग्ज़ाम है उसका मेंटोर बनने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले तो मैं रामानुजन कॉलेज की सिविल सर्विसेज सोसाइटी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कैंपस में बुलाया है। और यूँ तो बार बार कैंपसेस में जाने का मौका मिलता है, लेकिन जब हम अपने ही विश्वविद्यालय में, अपनी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में आते हैं तो इट्स लाइक होम कमिंग एवरी टाइम। इट्स लाइक पेइंग इट फॉरवर्ड टू, कि जो चीज़ जहाँ से आपने जो चीज़ें हासिल की हैं उसका कुछ हिस्सा वापस करने का मौका आपको अपने विश्वविद्यालय के कॉलेजेस देते हैं। इसी में दरअसल वो जवाब भी शामिल है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे लगता है कि
मैं तो कम से कम पहले दिन से तय था कि एक शिक्षक के तौर पर ही मरना चाहता हूँ एट द एंड ऑफ द डे। और इसलिए जब मेरे पास ये अवसर आया कि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा सकूं, और उसी का एक्सटेंशन था जब मेरे पास डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का ये अनुरोध आया, जिस समय वो बिल्कुल शुरुआत थी कोचिंग की, कि हिंदी के जो विद्यार्थी होते हैं उनको इसका जो इंटरव्यू सेगमेंट है उसकी तैयारी का मौका नहीं मिलता है, तो क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम हो कि जिसमें हिंदी के विद्यार्थियों को मुफ्त में यह अवसर मिले कि वे अपने इंटरव्यू को लेकर तैयार कर सकें। तो उन लोगों ने ये मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम जब डिज़ाइन किया तो उन्होंने इसलिए भी कि मैं सबसे सस्ता और सबसे आसानी से उपलब्ध दोस्त था जिसकी गर्दन पकड़ के कहा जा सकता था कि आप आइए, और इसलिए भी कि हम लोग साथ साथ एक लंबे अरसे तक एज डिबेटिंग टीम मेंबर, एज रूममेट, एज फ्रेंड्स लंबे अरसे तक साथ साथ थे, तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानते थे। तो उसके आधार पर उन्हें यकीन था कि शायद मैं ये काम कर पाऊँगा, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये अवसर दिया था। और कुल मिला के मुझे लगता है कि शिक्षक के पास अन्य प्रोफेशंस की तुलना में हमेशा ये अवसर होता है कि वह समाज से जो कुछ प्राप्त हुआ है उसका कुछ हिस्सा ज़रूर वापस कर पाएँ, और यही वह वजह है जिस वजह से मैं इस पूरी योजना में अब तक हूँ, और जब तक मज़ा आ रहा है रहूँगा। सबसे पहले तो मैं भी सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं एक और चीज़ करेक्ट करना चाहता हूँ कि जब नकुल ने हम लोगों का इंट्रोडक्शन किया तो कहा कि यहाँ 2 गुरु हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु एक ही हैं, और विजेंद्र सर तो गुरु हैं, सभी के गुरु हैं। एंड मैं भी यहाँ स्टूडेंट के रूप में ही हूँ, सर से बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं। इंटरव्यूज़ में सर के साथ बैठने का सौभाग्य मिला है और उससे बहुत कुछ सीखा है मैंने। जहाँ तक बात है शिक्षक बनने की, तो मेरा बचपन से ऐसा कोई एम नहीं था टीचर बनने का, तो इट इज़ मोर बाय एक्सीडेंट दैन बाय डिज़ाइन। बट शुरुआत से मैं सिविल सर्विसेज फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पिताजी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रहे, तो मैंने सिविल सर्विसेज को बहुत पास से देखा। तो मोटिवेशन ये था कि हाँ सिविल सर्विसेज में जाना है। मैंने अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, उसके बाद मेरा मन था इस एग्ज़ाम को देने का, और फिर मैंने इस एग्ज़ाम के अटैम्प्ट्स दिए। उस समय 4 अटैम्प्ट होते थे, मैंने चारों अटैम्प्ट्स दिए, 2 इंटरव्यूज़ भी दिए, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने लगा। फिर लेकिन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम वाला कीड़ा मेरे मन में था और मैंने जॉब से रिज़ाइन किया। मैं यूपीएससी की फील्ड में आ गया। फिर जब यूपीएससी में दृष्टि में जो विकास सर हैं, उन्होंने जब इंग्लिश मीडियम की शुरुआत की, तब से मैं दृष्टि से जुड़ा, और पहले हम मैगज़ीन में काम किया, फिर इंटरव्यूज़ शुरू हुए, सर से वहाँ मिलने का मौका मिला, और वहाँ से मेरी जर्नी मतलब एज़ टीचर के रूप में हुई। और जहाँ की मेंटरिंग वगैरह में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं स्टूडेंट्स को कुछ बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। अपने एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, हर किसी को शायद सीखना अपने आप पड़ता है। वो एक कहीं मैं सुन रहा था कि हर आदमी को शायद एक हादसा ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा ही है कि जब तक आप मतलब खुद उस डिफ़िकल्टी से नहीं गुजरेंगे तो शायद आप पूरी तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। हम लोग हर किसी की जो सक्सेस देखते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस मिल गई है किसी को, बट वो ओवरनाइट स्ट्रगल सक्सेस के पीछे एक लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रगल भी रहती है। तो वो हम सबको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। एंड जैसा कि यूपीएससी एग्ज़ाम है, इट्स मॉडरेटली डिफ़िकल्ट, इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर यू आर कट आउट फॉर इट, और वो जब तक आप इसको देंगे नहीं, इसको समझेंगे नहीं, वो मुश्किल होता है। तो वहाँ हम लोग शायद कुछ हद तक आपको हेल्प कर पाते हैं। तो मेरी जर्नी तो एज ए टीचर यही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज़। सो सर, जो विषय हमें दिया गया था उस पे भी कुछ प्रश्न हमने प्रिपेयर किए हैं। तो प्रथम प्रश्न है कि सर, गवर्नेंस के संबंध में लीडरशिप को प्रभावित करने वाले मुख्य गुण क्या हैं? देखिए मनीषा, ये जो सवाल है कि अगर हम लीडरशिप को एक केवल मुकाम की तरह लेते तब हमें ये एक भ्रम की स्थिति लगातार बनी रहेगी कि किन चीज़ों को लीडरशिप कहा जाएगा, किसे नहीं। लेकिन अगर आप लीडरशिप को एक यात्रा की तरह लेते हैं, इफ़ यू कंसिडर इट एज अ जर्नी,
ओनली देन यू रियलाइज कि दरअसल जिंदगी में हर क्षण आपके पास इस नेतृत्व की जो आपका गुण है उसे उस पर रिफ्लेक्ट करने का और उसे एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। इसलिए मुझे जब भी एस्पिरेंट से बात करनी होती है मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपका गवर्नेंस में या अदरवाइज जो आपकी लीडरशिप की जो भूमिका है वो तब शुरू होगी जब आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे और मसूरी की तरफ जाएंगे। दैट्स नॉट ट्रू। सच्चाई ये है कि अगर इफ़ यू आर नॉट अ गुड लीडर वाइल यू आर अ एस्पिरेंट देन यू विल नॉट बी अ गुड लीडर वाइल यू आर एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको जो आपकी एस्पिरेंट की जर्नी है उसमें उन गुणों को शामिल करना होगा, एसिमिलेट करना होगा जो कि लीडरशिप के लिए रिक्वायर्ड है। एंड व्हाट आर दीज? मैं कम से कम 3 चीज़ों की बात तो हमेशा करता हूँ। पहली चीज़ है कि आपके अंदर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। मैं उदाहरण देके बार बार कहता हूँ कि यदि आप सारी जिंदगी अपने नोट्स को अपने दोस्तों से छिपाते हुए तैयार करते रहे हैं तो दोस्त बहुत बुरे एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे। इफ यू डोंट हैव दिस टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग वन एंड हैविंग सेंसिटिविटी कि आपके पास कुछ स्ट्रेंथ और आपके पास कुछ प्रिविलेजेस हैं तो किसी और के पास किसी डिफरेंट तरह के प्रिविलेजेस हैं, आपके पास कुछ डेप्रिवेशंस हैं तो किसी और के पास दूसरी किस्म की डेप्रिवेशंस हैं। सो अनलेस यू स्टार्ट वर्किंग एज अ टीम इवन व्हाइल यू आर एस्पिरेंट तब तक फिर आपके अंदर वह गुण है ही नहीं जबकि आपको वहां पहुंचकर कुछ करना होगा। सो सेंसिटिविटी इज वन। लीडरशिप का दूसरा चीज जैसा मैंने कहा कि टीम वर्क की तरह काम करना इज अनदर। एंड आई ऑल्सो से दैट टेकिंग इन दैट एक्स्ट्रा लीप फॉर इंक्लूजन, दूसरों को शामिल करना उन लोगों को लेकर मसलन जो कि वंचित हैं। हम लोग, मैंने हिंदी मीडियम की बात अभी की कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के साथ सिमिलरली देयर आर अदर सोशल कैटेगरीज, जेंडर फॉर दैट मैटर, और SC, STs, OBCs, ट्राइबल्स। आप इन लोगों को इंक्लूड करने के लिए नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो इन योर लाइफ क्या करते हैं, इससे तय होगा कि आपके अंदर वो लीडरशिप के गुण हैं या नहीं जो आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएंगे। अगर आप ऐसे चारों तरफ देखें और आपको पता लगे कि आपके दोस्तों में सारे के सारे दोस्त आप ही के जैसे हैं, ना तो डिफरेंट जेंडर के लोग हैं, ना डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के लोग हैं, ना डिफरेंट दूसरी डाइवर्सिटी के लोग हैं, केवल अपने जैसे लोगों के बीच आप हमेशा रह रहे हैं, तब तो आप एक मुश्किल रास्ते पर हैं। क्योंकि पहले आपने बहुत बुरी बुरी चीज़ें आप सीख रहे हैं, बाद में आपके ऊपर अतिरिक्त दबाव रहेगा कि पहले इन्हें डीलर्न कीजिए, कुछ नई चीज़ें सीखिए, बाकी दुनिया तो इतना इंतजार नहीं करेगी ना। सो माई ओवरऑल मेरा जो आपको से अनुरोध है, आग्रह है विद्यार्थी होने के नाते, कि अपनी ज़िंदगी को डाइवर्सिटी से एक्सपोज कीजिए, इंक्लूजन लेकर आइए, और जो लोग वंचित हैं आप उनके प्रति संवेदनशीलता रखिए, एंड वर्क एज अ टीम। If you are able to do this while you are an aspirant, while you are still preparing, अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो you'll realize that life will be easier for you and you will have those arsenal जो कि एक अच्छी leadership के लिए ज़रूरी होते हैं। That's what my take is. सर फिर अगला प्रश्न लीडरशिप से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो मैं चाहूँगा अभिषेक सर उसका आंसर करें। सर 21वीं सदी में जिस प्रकार टेक्नोलॉजी, सोशल एंड जियोपॉलिटिक्स के अंदर बदलाव आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नेंस और लीडरशिप का भविष्य आप भारत में किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सवाल तो बहुत ही गंभीर है और सर ने पिछले सवाल में मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि क्या एक एस्पिरेंट को देखना चाहिए। अगर अभी आपने जियोपॉलिटिक्स की बात की है तो मैं इसको थोड़ा सा करंट अफेयर्स से जोड़ के चलता हूँ कि अभी हाल ही में भारत में G20 समिट बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। अब इसको लेकर देखिए, हमें यूनिडायमेंशनल नहीं होना चाहिए कि हम सोचें कि सारी हम अच्छाइयाँ देख लें और कुछ जो कमियां हैं उसको हम नज़रअंदाज कर दें। देखिए, निट पिकिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। आज हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गए हैं, ठीक है, हमने चाइना को ओवरटेक कर लिया है, लेकिन जब तक हम इस जनसंख्या को सही ढंग से इक्विप नहीं करेंगे विद स्किल्स, विद एजुकेशन, विद गुड हेल्थ, तो ये फिर बर्डन बन जाएगी, ना कि हमारे लिए कोई फ़ायदे की चीज़। तो अभी जो G20 समिट हुआ, विश्व के सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स यहाँ आए और भारत ने अपने आप को जिस तरीके से प्रेजेंट किया, तो हर भारतीय का
सीना गर्व से चौड़ा हुआ। और ये बहुत गर्व की बात है। जियोपॉलिटिक्स में आज भारत को देखा जा रहा है कि ये एक ब्रिजिंग पावर का रोल हम प्ले कर रहे हैं। विश्व बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है। आप देख ही रहे होंगे कि यूक्रेन वॉर के बाद दो खेमों में बढ़ गया है। एक तरफ रशिया और चाइना है, तो दूसरी तरफ यूएस एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और भारत इसमें दोनों तरफ है कि भारत क्वाड का भी हिस्सा है और भारत एससीओ का भी पार्ट है। तो एक G20 के जितने भी इससे पहले के जो छोटे छोटे मीटिंग्स हुई, इसमें कहीं भी जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाया। और लेकिन फाइनली यही लग रहा था सभी को कि शायद हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ बहुत तारीफ़ की बात है, सारे जो फॉरेन सर्विस वाले लोग थे इसमें इन्वॉल्व थे। हमारे G20 शेरपा श्री अमिताभ कांत जी, जो कि पहले नीति आयोग के CEO भी रहे, और प्रधानमंत्री और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, सभी को श्रेय जाता है। और सभी भारतीयों को भी श्रेय जाता है कि हम लोग भी जैसे जो दिल्ली वाले हैं घरों में बंद रहे। हमने G20 समिट में हमारी भूमिका यही थी कि घरों में बंद रहना, बाहर सड़कों पे ना निकलना। तो देखिए हर कोई अपना रोल प्ले करता है और अगर बखूबी रोल प्ले किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है। तो जियोपॉलिटिक्स की तरफ से देखा जाए तो भारत आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन में पहुंच गया है इंटरनेशनली। लेकिन क्या वो ओवरनाइट पहुंचा है? तो फिर से यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि शायद 1947 से हम देखेंगे तो इसमें कई लोगों का योगदान है। और यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू गेट रिकॉग्निशन। तो शायद जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं वो सही समय पर सही जगह सही लीडरशिप दिखा रहे हैं और इसीलिए भारत इस मुकाम पे पहुंचा है। थैंक यू। सर एक अंतिम क्वेश्चन है जो गवर्नेंस और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। सो सर, भारतीय पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के संदर्भ में एथिकल लीडरशिप की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? मनीषा, जब हम लीडरशिप या गवर्नेंस की बात करते हैं तो समहाउ एक मिसएप्रीहेंशन मैंने सोसाइटी में देखा है, विद्यार्थियों में खास तौर से, that they assume that one who is in power वह दिखाता है कि किसी देश की गवर्नेंस और उसकी लीडरशिप क्या है। जबकि द फैक्ट इज कि हमारे लीडर्स या जो लोग, फॉर दैट मैटर ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल, वो हमारी गवर्नेंस के बेस्ट इंडिकेटर्स नहीं है। गवर्नेंस एसेंशियली इंक्लूड सिटीजनरी। नागरिकता जो है, नागरिक जो हैं, वो गवर्नेंस का एक अविभाज्य अंग है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। सो यू कैन नॉट हैव गुड गवर्नेंस, गुड लीडरशिप अनलेस आपके पास जागरूक, सतर्क और अपने दायित्वों को पूरा करने वाले नागरिक ना हो। सो जब भी हम फ्लॉ देखते हैं और हम लीडर्स को ब्लेम करना शुरू करते हैं, एक्चुअली अ लॉट ऑफ द ब्लेम लाइज टू हम जो कॉमन सिटीजन है, कि जो हमारी भूमिका थी, हमारी भूमिका क्या थी? नागरिक दायित्व, जो नागरिक कर्तव्य है उनकी भूमिका। और ये केवल, जैसा अभिषेक जी ने कहा, बहुत सही बात है कि अगर देश एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है और उसके लिए आपका दायित्व है कि भैया घर में रहिए, ये भी एक भूमिका है। लेकिन ये भी एक भूमिका है कि जब देश को जरूरत है तो आप सड़कों पे निकलिए। हम इन दोनों भूमिकाओं में कभी कभी थोड़ा सा कम रह जाते हैं, और सड़क पर निकलने वाली भूमिका में तो और ज़्यादा कम रह जाते हैं। एस्पिरेंट्स होता है, अपनी तैयारी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जब मैं IAS बन जाऊंगा तब देखूंगा कि कैसे लोग आम जनता का नुकसान करते हैं, तब मैं अचानक रॉबिनहुड बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। आपको एक अच्छा नागरिक बनना पड़ता है। सो टू मी, नर्चरिंग गुड लीडरशिप इन गवर्नेंस स्टार्ट विथ नर्चरिंग गुड सिटीजनशिप। नागरिक को यह पता हो कि उसके क्या दायित्व हैं, उसके क्या अधिकार हैं, ना तो वो अधिकारों को छोड़े और ना ही अपने दायित्वों से किनारा करे। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, कई बार उनसे लड़ना पड़ेगा जिन्हें आप कह रहे हैं कि वो लीडर्स हैं और वो रास्ता दिखाएंगे। रास्ता दरअसल नीचे सिटीजनरी ने दिखाना है और लीडर को मजबूर करना है कि वो उस रास्ते पर चले। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस एंड सिटीजनरी इज। सर, मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्सली कर देना चाहिए?
नहीं, देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूं और मैं ये दावा नहीं करूंगा कि हमारे देश के नागरिक कैसा व्यवहार करें, यह बात भी हमें ब्यूरोक्रेट और अधिकारी और पुलिस वाले बताएं। नो, आई बिलीव दैट फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स एंड द डीएसपीज, डीपीएसपीज, ये सब हमारे नागरिकों का और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का दबाव है, जिसके कारण वो इस खूबसूरत किताब में हैं जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, जिससे बहुत से लोगों को बहुत सी परेशानियां हैं। लेकिन what we need to understand here is that it's not about making it enforceable. वे उनको कानून से और कोर्ट से लागू कराने की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि क्या हमारे नागरिक जिन्हें जागे रहना था, चौकन्ना रहना था, वो डर से, आलस्य से या नींद से सो तो नहीं गए। नेताओं को जगाए रखना जागरूक नागरिकों का काम है। सर, गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत पर बहुत जोर दे रही है और बढ़ावा भी दे रही है, पर तभी हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें गिरावट नहीं आ रही है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? अभिषेक सर। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल है और उसको कोई मना भी नहीं कर सकता है। और मेरे ख्याल से विजेंद्र सर यहाँ हैं तो सर भी एक कॉमन जो क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूज़ में, और जब भी उनके सामने कोई इंजीनियर आ जाता है तब ज़्यादा पूछते हैं कि यू आर एन इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी, व्हाई आर यू कमिंग फॉर सिविल सर्विसेज, व्हाई आर यू अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो कई तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अनएम्प्लॉयड हम उसको मानेंगे जो कि जॉब्स एक्टिवली सीक कर रहा है और उसके पास वो स्किल्स भी हैं, फिर भी उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है। और हाँ, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है ना, वो काफ़ी समय से जो मेरा आकलन है कि हम लोग सर्विस ओरिएंटेड हैं। हम अपना कुछ उद्यम या एंटरप्रेन्योरशिप की जगह हम चाहते हैं एक सेफ़ एंड सिक्योर करियर, और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हो जाते हैं। हम सिविल सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, आपके कॉलेजेस में आके भी प्रोग्राम करते हैं। बट आइडिया इज़ कि एवरीबडी वांट्स स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फर्स्ट, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ रहे हैं इस चीज़ में, और अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न ये भी है। लेकिन एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट ऑल्सो, कि हम जब अपने पॉपुलेशन को एजुकेशन, हेल्थ और स्किलिंग, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और एक लार्ज लेवल पे ये चीज़ें अभी भी कई पार्ट्स में ये अवेलेबल ठीक से नहीं है, तो वो भी एक रीज़न इसका हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जिसका कोई ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करिए। ऑल द गवर्नमेंट्स, और मेरे ख्याल से यहाँ सर की एक बात से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि सिटीजनरी, वाई वी आर नॉट कंसर्न। जब हम वोट देने जाते हैं तो हम क्या कैंडिडेट का ये देखते हैं कि ये क्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, या सिर्फ हम उसकी जाति, धर्म और या वो किस पार्टी से है, सिर्फ इसी बेसिस पे वोट दे रहे हैं। और जनरली हम देखेंगे कि हम उसका ना मैनिफेस्टो पढ़ते हैं, ना हम इन चीज़ों से ज़्यादा सरोकार रखते हैं। ठीक है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। और दिल्ली में तो मुझे ये भी पता है कि कई जगह हम लोगों को पता भी नहीं रहता कि कैंडिडेट है कौन। हम लोग सिर्फ वोटिंग के दिन पहुंच जाते हैं, वो भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग तो वो भी कि अच्छा ओके ये तो एक्सटेंडेड वीकेंड हो जाएगा, चलो हम शिमला घूम के आ जाते हैं, तो ये भी होता है। तो जब तक हम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे कैसे बदलाव आएगा? तो अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स विद ईच वन ऑफ अस, कि वी हैव टू वोट फॉर द राइट पीपल who can represent us and who can make changes so that unemployment doesn't remain a problem. It is a problem worldwide. तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई मैजिक सॉल्यूशन है, बट उस दिशा में काम तो हो, वो एक प्रायोरिटी का मुद्दा तो बने, ना कि जो मुद्दे अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और जो इमोशनल लेवल पे आपको कनेक्ट हो जाते हैं। बट ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा क्यों नहीं इमोशनल लेवल पे हमें कनेक्ट कर रहा है? तो वहाँ मेरे ख्याल से हमें सोचने की ज़रूरत है। ठीक है सर। सर, आप दोनों ही विद्यार्थियों से ही घिरे रहते हैं, तो एक जनरल मेरा प्रश्न है कि सामान्य तौर पर विद्यार्थी अपने जीवन में गलतियां करते ही हैं, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कॉलेज लाइफ पर सामान्य तौर पर आपको दिखती हैं कि ये विद्यार्थी कर रहे हैं, और उनसे कैसे बचा जा सकता है? पिछले लगभग 20-25 साल से 25 साल तो कम से कम हो ही गए कि मैं विद्यार्थियों के साथ लगातार हूँ,
और उनसे ऐसे विषयों को पढ़ाता रहा हूँ विश्वविद्यालय में जिसमें हम इन चीज़ों पर लगातार चर्चा करते हैं। मैं 2 या 3 इम्पॉर्टेंट बिंदु कह सकता हूँ। पहली बात, हम लोग अपने कॉलेज की छवि जब कॉलेज में घुसते हैं तो एक ऐसी जगह से लेके आते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, बॉलीवुड। हम लोग हमारे दिमाग में कॉलेज की जो छवि होती है वो जो बैकग्राउंड में शानदार इमेजेस और जिसका कुल मिला के मतलब केवल रोमांस करने की जगह, इस किस्म की बेहद मिसप्लेस्ड किस्म की छवि लेकर आते हैं। एक तो ये परेशानी आपको समझनी पड़ेगी कि अब जब आते हैं तो यू आर फॉर अ शॉक, पहुंचते हैं तो लगता है कि नहीं यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे सीटी बजाई और 4 लड़कियाँ आपके पीछे डांस कर रही हैं और वाइस वर्सा, ऐसा होता नहीं। तो एक तो ये मिसप्लेस्ड छवि जो है इसे मैं एक महत्वपूर्ण गलती की तरह देखता हूँ। इसी से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ ये है कि जब हम कॉलेज पहुँचते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि कॉलेज में टीचिंग लर्निंग का मतलब केवल क्लासरूम है। दिस इज अनदर फैलेसी दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज की दो सोसाइटीज में भी आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, देन यू एक्चुअली वेस्टेड बीइंग, फॉर एग्जांपल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली विश्वविद्यालय और किसी छंगामल कॉलेज के बीच में मुख्य अंतर क्या है कि आप ऐसा थोड़ी ना है कि वहाँ के टीचर्स पढ़ के नहीं आते, वो भी पढ़ के आते हैं। हम लोग भी सेम यूजीसी वाली क्वालिफिकेशंस के साथ होते हैं, ठीक है। हम लोग ये हो सकता है दिल्ली विश्वविद्यालय में तो हम लोगों ने डीयू से पढ़ाई की होगी, जेएनयू से पढ़ाई होगी, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, तो मे बी वी हैव दैट एक्स्ट्रा एज। लेकिन इसके बावजूद जो मुख्य अंतर है वो विद्यार्थियों का अंतर है। आप लोग जिस कॉलेज की जो जीवंतता होती है, आप थिएटर में नहीं गए, आप डिबेटिंग में नहीं गए, आप सिविल सर्विस सोसाइटी या XYZ सोसाइटीज़ में नहीं गए और आप केवल क्लासरूम में गए, ये दूसरी मेजर गलती है जो विद्यार्थी करते हैं और उससे बच सकते हैं। तीसरी के बारे में मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। आप आए प्रतापगढ़ से, आपने आकर यहाँ पर बेचारा पीजी भी लिया, पिताजी ने पैसे भी दिए, और यहाँ आके ढूंढ रहे हैं कि प्रतापगढ़ के दूसरे बच्चे कौन से हैं। तो भाई प्रतापगढ़ के सारे बच्चे तो प्रतापगढ़ में थे ही ना, उन्हीं से मिल लेते। दिस कॉलेज, for that matter this university, give you wonderful opportunity to be in a diverse group, people unlike you। ऐसे बच्चे जो कि केरल से आ रहे हैं, मलयालम बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी नहीं आती, उनसे मिलिए। एंड सेम ऑब्वियसली फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट जेंडर के लोग, डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग। अगर आप उस डाइवर्सिटी को एंजॉय नहीं कर रहे हो तो ये ऐसे है जैसे कि आप ट्रैकिंग के लिए जाएं वैली ऑफ फ्लावर्स में और फूलों को देखने की जगह पे केवल वो सीमेंट के रास्ते को देखने लगे। डोंट डू दैट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स आई बिलीव कि ये वे गलतियां हैं जो आप कैंपस से निकल जाते हैं तब रियलाइज करते हैं कि आपके पास मौका था और आपने इसको पूरा नहीं किया। एंड द लास्ट थिंग, रोमांस वाली बात मैंने बोली थी, इसका मतलब ये नहीं है कि रोमांस नहीं करना है। I mean, it is important to understand कि रोमांस करना है, लेकिन जैसे बॉलीवुड ने आपके कॉलेज की छवि बुरी बनाई है, ऐसे ही बॉलीवुड ने प्रेम की छवि भी बड़ी बेवकूफ़ाना बनाई है। प्रेम वो नहीं होता है जो बॉलीवुड दिखाता है, ठीक है। प्रेम वो होगा जो वास्तव में आप करेंगे, और प्लीज़ करिएगा, वरना पिताजी किसी के साथ बांध देंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। चूँकि आज दिल्ली विश्वविद्यालय की अनेक महाविद्यालयों से यहाँ बच्चे एकत्रित हुए हैं, तो हम क्राउड इंटरेक्शन शुरू करेंगे। सो सर, पहला प्रश्न मेरा ही है कि जो विषय से संबंधित नहीं होगा, कि देयर इज़ ऑन गोइंग टॉपिक ऑन G20 summit invitation which was sent to the other countries on the name of the President of Bharat, whereas Article 1 of Constitution of India says India, that is Bharat. Does that mean Bharat always used as synonym to India, or it is really attempt to replace the word India to Bharat? You want me to answer?
बिकॉज वाई आई आस्क कि आपने ये सवाल किससे पूछा है, बिकॉज अभिषेक जी इज अ वंडरफुल फ्रेंड एंड वी हैव बीन टुगेदर फॉर many years now, so I understand that his approach to this particular question is going to be from a direction from the constitution and the polity thing, while my answer will be with some political understanding. I'm more of an activist rather than a constitutional expert, right? So my perspective here is that देश का नाम बदलने की कोशिश इलाहाबाद के नाम बदलने की कोशिश से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, ठीक है ना? हम लोग आंख बंद कर सकते हैं, बट द फैक्ट इज देयर इज अ पॉलिटिकल रीजन व्हाई द आइडिया ऑफ colonial legacy is being raised in a particular way. Because once you start saying that हमारे देश का नाम इंडिया होना colonial legacy है, सच्चाई है कि नहीं है, क्योंकि इंडिया इंडिक यानी कि सिंधु से बनता है और सिंधु अंग्रेजों के आने से बहुत पहले से एक नदी के तौर पे था. लेकिन the moment you accept this idea that we can announce a few things as colonial legacy and then get rid of it, then please understand there are people who are already saying that Constitution of India has colonial legacy. So what will you get rid of? Constitution of India. And the moment you start getting rid of the Constitution of India, and you can see, अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि बार बार अखबारों में ये बात आ रही है कि संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसे री एग्जामिन किया जाए. In other words, we are talking about maybe redrafting the constitution itself by amendments. That's a dangerous precedence. So if you ask me, मुझे देश को भारत कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा देश भारत है. किसी अन्य को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा देश भारत है. मैं तो शुरू में बताया कि हम तो हिंदी वाले लोग हैं, हम तो इस बात से खुश ही हैं कि देश भारत है. लेकिन मेरा देश भारत किसी इंडिया को इरेज करके नहीं बनेगा. मेरा देश भारत है और वह इंडिया होने के बरक्स, इंडिया होने के वर्सेस, इंडिया होने के विरुद्ध नहीं है, वे इंडिया होने के साथ है. दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज. तो अब इतने अच्छे आंसर के बाद मैं बहुत कम ही कह सकता हूँ. तो देखिए, ये ना एक ऐसा क्वेश्चन है कि मेरे ख्याल से सर भी और मैं भी इंटरव्यू में आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. एंड मॉक इंटरव्यूज़ या एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यूज़ में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्ट्राइक ए फाइन बैलेंस. ठीक है, आप एक सर ने खुद भी बताया कि सर ने जो अभी आपको बताया है वो एक एक्चुअल फीलिंग है, और उसमें मेरे ख्याल से मैं भी 80-90% सर के साथ ही हूँ. लेकिन जहाँ 10% मैं डिफ़र करूँगा कि इंडिया दैट इज़ भारत, राइट. और ये हमारे आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है. मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का स्टूडेंट हूँ, एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा. तो यहाँ हम लोगों को ये समझना है कि चाहे हम रोज़ को ना कि रोज़ बाय एनी नेम वुड स्मेल एज स्वीट, तो यही भारत के साथ है. हम उसको भारत बुलाएं, इंडिया बुलाएं, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे वांट्स टू हाईलाइट कि हाँ, हम अपना कल्चर, ट्रेडिशन, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसको पोर्ट्रे करना चाहते हैं. जो G20 के लीडर्स आए तो वहाँ एक मतलब तरीका है. देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मैं आराम से वॉक कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कोई सोच सकता है कि अच्छा, ये वॉक करने के पीछे शायद कोई रीज़न है, ये अपना वज़न कम करना चाहते हैं या ये कुछ और करना चाहते हैं, या जो भी है ना. मतलब देखिए, मैं वॉक कर रहा हूँ तो शायद मेरा कोई मोटिव है या नहीं है, बट उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है. तो यहाँ भी इट इज़ मोर अबाउट द इंटरप्रिटेशन कि ये भारत बनाम इंडिया है या नहीं है. अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई बात नहीं कही है कि हम भारत को ही नाम बदल देंगे या कुछ बदल देंगे. तो समटाइम्स वी नीड टू वेट कि हाउ इट प्रोग्रेसेस, एंड देन यहाँ भी मेरे ख्याल से बक स्टॉप्स विद अस एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और भारत. ये दोनों ही नाम हमारे हैं, और जैसा कि सर ने भी बोला कि हम भारतीय रहेंगे, इंडियंस रहेंगे, चाहे वो नाम किसी भी तरीके से पुकारा जाए. और कॉलोनियल लीगेसी के नाम पे किसी भी चीज़ को सिर्फ डिस्क्रेडिट करना अच्छा नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, सर ने भी बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उसका मेजर शेयर वहीं से आया है. बाकी हमने फिर और काफ़ी जगहों से लिया है. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी लगातार इस बारे में डिबेट रही कि नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए. बाद में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स.
तो अल्टीमेटली वी शुड बी हैप्पी विद बोथ द नेम्स. आई डोंट थिंक इट शुड बी अ बाइनरी चॉइस. थैंक यू. Thank you so much, sir. Now we'll start the crowd interaction. So anyone who has any question? Am I audible? Yeah. So, good evening, sir. Good afternoon, sir. My name is Aman. I'm a university student. My question to both of you, actually. So, sir, I'm awestruck, blessed, and maybe glad to witness you in front of me right now. And my simple question to you is that you must have asked n number of times that why do you want to join civil services? Sir, my question to you is, why did you join the civil services panel despite the fact that Dr. Vikas Divya Kirti sir is your friend? But there must be some things which you were seeking while when you decided to join the civil services panel, interview panel. And to you, Abhishek sir, you are a senior faculty member of the Science and Tech department, I believe. So we are currently living in the 21st century. Everywhere, whenever we see, wherever we see the artificial intelligence and various other technologies. Sir, how much do you think it is imperative to understand that artificial intelligence like technology should be in our daily life so that we can be the citizen of the 21st century and not remain in the 18th or 19th century? Thank you so much, sir. जो हिस्सा सवाल का जो हिस्सा मुझसे संबोधित है, यू वांट मी टू रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश? विल दैट बी गुड? और हिंदी भी चलेगा? चलेगा. सो जो हिस्सा आपने मुझसे पूछा मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि बाकी चीज़ें सही हैं, दोस्ती अपनी जगह पर है, पर आपने इस बात को स्वीकार क्यों किया या आप क्यों करते हैं? For that, there is one reason which I can share with you, and I don't know whether you'll believe it or not, because बहुत बार होता ये है कि जब हम कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करते हैं और वो बाहर चले जाते हैं, बाद में उनसे बात करते हैं, तो अक्सर वो ये कहते हैं कि सर हमने आपसे बहुत सीखा, इट वॉज वेरी एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल. एंड आई एम नॉट सेइंग वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, बट आई एम सेइंग इज़ वेरी सिंपल दैट यू डोंट रियलाइज हाउ मच वी लर्न when we interview candidates. For me, every interview is essentially like a classroom. I learn not only from the co-panelists like Abhishek and other colleagues, but also from the candidate. आप जरा कल्पना कीजिए एक हिंदी का मास्टर, मैं अल्टीमेटली एक हिंदी का मास्टर हूँ, ठीक है मेरे पास एक इंजीनियरिंग की छोटी सी डिग्री है, वो अलग बात है, लेकिन मैं हिंदी का मास्टर हूँ. और मुझे डॉक्टर्स से जो अच्छे से तैयारी करके आए हैं, इंजीनियर से या दूसरे डिसिप्लिन के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है इन कंपनी ऑफ सम रियली एनलाइटेंड कलीग्स. फॉर 30 मिनट के बाद जब वो बाहर निकलता है बच्चा, तब तक हम लोगों की लगभग एक पूरी क्लास हो चुकी होती. और इसमें केवल कॉग्निटिव एस्पेक्ट नहीं है, मैंने भाषा मतलब मैंने ज्ञान के स्तर पर कुछ सीखा, दैट इज़ वन थिंग, बट मोर देन दैट आई फाइंड दैट मेरा जो विज़न है वो इससे वाइडन होता है. सो मैं वहाँ पर एक सीखने वाले, एक तालिब की तरह, सीखने वाला जो शिष्य की तरह वहाँ पर होता हूँ. एंड दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ ड्राइविंग मी फॉर लास्ट 20 years, दैट आई एम स्टिल ईगर टू गेट इन टू द बोर्ड डिस्पाइट द फैक्ट इट इज़ रियली टायरिंग एक्सरसाइज. आई एम श्योर अभिषेक विल एग्री, बहुत थकान होती है, लेकिन उसके बावजूद सीखने को इतना कुछ मिलता है कि लगता है कि अभी इसे और किया जा सकता है. सो आज आप जिस विजेंद्र को देख रहे हैं उसका 80% तो वही है जो एस्पिरेंट्स से हासिल किया गया है. सो दैट्स व्हाट कीप मी ड्राइविंग. देखिए, मेरे ख्याल से मेरे से आपने जो सवाल पूछा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ वी शुड बी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेकिंग यूज़ ऑफ इट टू बी सिटीजन्स ऑफ 21st सेंचुरी. ठीक है, ऐसे ही कुछ. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए मेरा करंट अफेयर्स में काफ़ी इंटरेस्ट है ना, वो मेरा एक बहुत ही फेवरेट एरिया है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग इतना सुन रहे हैं, आजकल सभी लोग चैट जीपीटी भी यूज़ कर रहे हैं. मुझे पहले पता चला कि यहाँ कोई स्पीकर्स कॉन्क्लेव है तो मुझे भी एक टेम्पटेशन आया कि क्या मैं, क्योंकि समय नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्या मैं प्रॉम्प्ट यूज़ करूँ चैट जीपीटी का और उसमें ये डाल के मतलब एक स्पीच निकाल लेता हूँ और उसके कुछ अंश फिर कुछ हम लोग इम्प्रोवाइज़ कर लेंगे और बता देंगे. तो ऐसा टेम्पटेशन देखिए हर किसी को आता है. तो ये है कि टेक्नोलॉजी से मुंह मोड़ के नहीं चला जा सकता है. वी हैव टू
एडजस्ट एंड लिव विद द टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं उनको हमें इनकॉर्पोरेट करना है। विद्यार्थियों के लिए स्पेशली, आप लोगों के लिए एज स्टूडेंट्स, कई सारी टेक्नोलॉजी ने अभी बहुत हेल्प कर दी है। एज ए टीचर ऑल्सो आई फाइंड कि मतलब आई मेक वेरी गुड यूज़ ऑफ आईपैड। तो वो मुझे इतना हेल्प करता है टू लर्न एंड टू रीड। मेरा जनरली मैं न्यूज़पेपर कई सारे पढ़ना पसंद करता हूँ और मैं सब उसको ई फॉर्मेट में ही पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर वहीं से कुछ नोट्स बना लिए, कुछ अपना इंस्टाग्राम पे डाल दिए, टेलीग्राम पे डाल दिए, वगैरह वगैरह। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मदद मिल रही है वो लेनी चाहिए, लेकिन ओरिजिनल वर्क तो करना ही पड़ेगा। हम ये नहीं टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर सकते कि अच्छा मेरा असाइनमेंट भी चैट जीपीटी से हो जाएगा, सब कुछ हम चैट जीपीटी के भरोसे कर देंगे। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से आप लोगों को भी पता होगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम जब चैट जीपीटी को देने कहा गया तो फेल हो गया। तो आई थिंक कि टेक्नोलॉजी डज हैव इट्स लिमिटेशन, ह्यूमन इंटरेक्शन हैज़ इट्स ओन वैल्यू एंड इट विल ऑलवेज रिमेन सो। सो वी नीड टू अडेप्ट विद टेक्नोलॉजी एंड मेक यूज़ ऑफ इट। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इट शुड नॉट बी द एंटायर लाइफ। ये इस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। थैंक यू। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ जो अभिषेक सर से दूसरी बार मिलने का मौका मिला और विजेंद्र सर से। सर मेरा 2 क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली अभिषेक सर से। पहला क्वेश्चन ये है कि सर जब हम इंटरव्यू में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सपोज़ जैसे गवर्नमेंट कुछ कर रही है, अब कोई गवर्नमेंट का कुछ आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के हिसाब से कुछ काम कर रही है, फॉर एग्जांपल लाइक द चेंजिंग द नेम ऑफ द प्लेसेस लाइक फ्रॉम मुगल सराय टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो जब हमसे ये उस टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कैसे बिना किसी पार्टी का पक्ष लिए बिना हम इस क्वेश्चन का उत्तर दें जिससे कि सेटिस्फाइड आंसर हो। और दूसरा क्वेश्चन सर विजेंद्र सर से पूछना है। सर जैसा कि हमें पता है कि हमें यूपीएससी का प्रिपरेशन थोड़ा पहले से स्टार्ट करना चाहिए या जितना पहले से हो सके, और ये प्रिपरेशन के दौरान हमें थोड़ा सीरियस रहने की ज़रूरत है। मगर आपने ये भी बोला कि लाइफ को हमें एक्सप्लोर भी करना चाहिए क्योंकि यही एज है जैसा आपने बोला रोमांस का और नई चीज़ें सीखने का। तो कैसे हम बैलेंस करें इस सीरियस प्रिपरेशन में और अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने में? थैंक यू सर। देखिए, आपने जो रीनेमिंग ऑफ प्लेसेस के बारे में सवाल पूछा, तो जनरली यूपीएससी बोर्ड में आपका बैलेंस टेस्ट किया जाता है और बोर्ड आपसे वैसे क्वेश्चन पूछता है कैंडिडेट को जज करने के लिए कि मतलब क्या ये कोई एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले तो नहीं है, चाहे वो किसी भी तरफ हो एक्सट्रीमिज़म। यूपीएससी का बोर्ड काफ़ी लिबरल है, बहुत मामलों में हम मानते हैं, और यूपीएससी का बोर्ड आपका लॉजिक ज़्यादा देखता है बजाय कि आपका फाइनली आंसर ये है येस और नो आंसर पे वो ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ हाउ यू रीज़न इट आउट। तो जैसे कि अगर बात की जाए कि प्रयागराज का नाम बदला गया, इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया, और ये सवाल अगर आपको इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाता है तो बेसिकली आपको इसमें ये बताना है कि फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार हैं, जो उनको कानूनी अधिकार है कि वो किसी जगह का नाम बदल सकते हैं। अब उसके पीछे रीज़न क्या होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, उसके पीछे क्या टूरिज़्म प्रमोशन का कोई एंगल है, उसके पीछे क्या कोई पॉपुलर डिमांड रही है वहाँ की, वहाँ का कोई हिस्टोरिकल कल्चर एंड ट्रेडिशन से वो नाम लिंक होता है। तो इन सारी वजहों से नाम बदला जा सकता है। और सिर्फ प्रयागराज या उसको हम सिर्फ एक नैरो तरीके से देखेंगे कि हाँ सिर्फ ये देखिए यूपी में ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। श्रीलंका का नाम सिलोन था, श्रीलंका किया गया, बर्मा का नाम म्यांमार बदला गया, ठीक है। तो ऐसे हम एग्जाम्पल देखें तो कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप अगर रेलेवेंट एग्जाम्पल्स कोट करेंगे और एक बैलेंस रखेंगे अपने आंसर्स में जहाँ की आपका लॉजिक या तर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो मेरे ख्याल से यूपीएससी बोर्ड इज सेटिस्फाइड। दे विल नॉट बी मतलब वो आपको उसका कोई आपके नंबर नहीं काटेंगे कि आप कोई ये साइड या वो साइड ले रहे हैं, जब तक कि आपका लॉजिक स्ट्रांग है, ठीक है। थैंक यू। जहाँ तक आपने मुझसे जो हिस्सा पूछा है कि सर यूपीएससी की तैयारी बहुत गंभीर मामला है, ऐसे में इश्क कैसे करें, तो मतलब आई मीन आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइट, बट टू से दैट जीवन जीने में आप इस तरह से कंपार्टमेंटलाइज करके ज़िंदगी जिएंगे तो मेरे ख्याल से ये कहाँ से आ रही है बात
ये इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इसे आपको विचार करना पड़ेगा। मैं अपने समय की बात बताता हूँ कि जिस समय हम लोग यूपीएससी तो नहीं कहना चाहिए, जिस समय हम लोग ग्रेजुएशन करके निकले थे और यूपीएससी वाली दुनिया के आसपास थे, देयर वाज अ टाइम व्हेन ग्रुप स्टडी के लिए किसी एक जगह पे मिलते थे और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें हम बाबा लोग कहते थे, जो पिछले 25, 26, 27, 28 साल के हो चुके थे, थर्ड फिफ्थ तो नहीं होता था, थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में थे और वो एकदम खिंचे हुए थे, उन्होंने ज़िंदगी को सब बांधा हुआ था, कुल मिला के सिविल सर्विसेज से ही शादी करेंगे। और दूसरे ऐसे लोग भी थे जो मतलब उस समय में लिव इन में थे या शादी भी कर चुके थे, घर पे अभी तक बताया नहीं था कि शादी की है। जब बाद में फैसला आया तो जिन्होंने बताया नहीं था वो आईपीएस हैं, आज भी नाम नहीं लूँगा, ठीक है, और वे बाबा लोग बेचारे बाबा ही रिटायर हुए सिविल सर्विसेज की दुनिया से और बाद में जैसे तैसे अपना काम चला रहे थे। आई एम नॉट सेइंग आइदर ऑफ दिस इज़ गुड और बैड, व्हाट आई एम सेइंग इज, जो सर ने कहा आंसर देने में बैलेंस चाहिए, जिंदगी में भी संतुलन चाहिए। ये कहना एकदम गलत है कि हम ये कहें कि वे लोग जो कि अन्य गतिविधियों में होते हैं, वो प्रेम करना हो या थिएटर करना हो, अपने शौक पूरे करना हो, और सिविल सर्विस की तैयारी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एक तो इस धारणा से निकलने की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा जिस चीज़ पे मैं आपका ध्यान चाह रहा हूँ वो ये है कि प्लीज़ इस बात को समझिए कि जब आप इलाहाबाद, पटना, जयपुर, इन जगहों से निकलकर दिल्ली पहुँचते हैं तो अपने साथ एक बैगेज भी लेकर आते हैं। ये बैगेज आपके बायसेस का बैगेज होता है, बोझा होता है, ठीक है। ये बोझा है कि वे लोग जो कि मान लीजिए बियर पीते हैं बुरे होते हैं, वे लोग जो कि सिगरेट पीते हैं बुरे होते हैं, वे लोग जो कि इश्क करते हैं बुरे होते हैं। एक अच्छा सदाचारी प्यारा सफल होने वाला बच्चा वही है जो एकदम लोहे के फेस का है, जिसमें कोई गुंजाइश इधर उधर होने की नहीं है। बाद में आपको इस वाली धारणा को बचाए रखने के लिए इससे लगातार अपने आप से लड़ना पड़ता है और उसमें इतनी ऊर्जा लगती है जितनी 4 सिगरेट पी लेने से नहीं लगेगी। मैं सिगरेट पीजिए ये मत नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डोंट बी जजमेंटल अबाउट अदर्स लाइफ, दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज बीइंग जजमेंटल इज लोड ऑन योर सेल्फ। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके ऊपर एक अतिरिक्त बोझा है जिसका बोझ ऐसे हो जाएगा जैसे मान लीजिए आप एक रेस में हैं और आपको 10 किलो का बैकपैक लेके दौड़ना है, दूसरे व्यक्ति को 10 किलो का बैकपैक नहीं लगा के दौड़ना, वो आसानी से जीतेगा। तो माई एडवाइस इज जस्ट डोंट बी जजमेंटल अबाउट अदर पीपल्स लाइफ, एंड इफ समथिंग इज स्ट्रेसिंग इट आउट तो पहले वो करके देख लो, इट विल बी बेटर। गुड इवनिंग सर। सर आपने अभी जैसा कहा कि डोंट बी जजमेंटल अबाउट अदर्स लाइफ, तो सर हमें उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए जब दूसरे लोग आपके प्रति जजमेंटल हैं? क्योंकि हमारे समाज में आमतौर पे देखा जाता है कुछ कम्युनिटीज़ को लेके कुछ लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गलत धारणाएं होती हैं जो कि र्यूमर्स पे ही बेस्ड होती हैं, और वो लोग अगर आप उनकी धारणाओं को चैलेंज कीजिएगा तो वो एज अ पर्सनल ट्रीट करते हैं और ऐसा मतलब ट्रीट करना चाहते हैं कि उनकी धारणाएँ सही हैं और इसीलिए आप बुरे आदमी हो। तो वैसे सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए हमें? देखिए, आप उसी नाव में हैं जिस नाव में मैं हूँ, और मैं उसी आधार पर कह सकता हूँ कि आप इस सिचुएशन को अगर महसूस कर पा रहे हैं कि ऐसा है, तो आप में संवेदनशीलता का एक स्तर आ गया है। और कबीर ने लगातार कहा है कि जिसे पता होता है उसे ज़्यादा दुख होता है, उसे ज़्यादा कष्ट होता है। जब तक नहीं पता ज़िंदगी मस्त चल रही है, आपको क्या, आपको कहना है ये वाले लोग ऐसे होते हैं और 4 गाली और दे देनी है, ठीक है ना, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है, संवेदनशीलता का आपके अंदर स्तर है तो एक तो आप में ये भाव नहीं होगा, और दूसरों में जो ये भाव होगा वो आपको कष्ट देगा। तो दुर्भाग्य से इस दुख का तो कोई समाधान मेरे पास आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं इतना यकीन दिला सकता हूं कि आप सही रास्ते पर हैं। सही रास्ते में कुछ अतिरिक्त कष्ट होते हैं, उन्हें कैसे बदलें, जिद मत कीजिए। मैंने कहा वो बैकपैक के साथ दौड़ रहा है, उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप मनुष्य होना, इंसानियत को नहीं छोड़ सकते। दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू। गुड आफ्टरनून सर। सर आजकल जो क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक इमर्ज्ड है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो न्यूज़ में आजकल चल रहा है,
आप लोगों का इस बात पे क्या सजेशन या व्यू हो सकता है, जस्ट अ व्यू, कि हमारी कंट्री क्या अभी रेडी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए? जस्ट अ व्यू। देखिए, मेरी तरफ से तो आपको बैलेंस व्यू मिलेगा। अच्छा, जो मज़ेदार व्यू एंड मतलब जो मेरे ख्याल से ज़्यादा सोशली रेलेवेंट व्यू है वो सर देंगे। फिर भी सर ने मुझे बोला है तो मतलब मैं सर की आज्ञा का सम्मान करते हुए एक बेसिक बात बताता हूँ, फिर वी ऑल वुड लाइक टू लिसन टू सर। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है वो काफ़ी समय से चल रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये है, आर्टिकल 44 में है। और अगर इसको उसमें रखा गया संविधान सभा के द्वारा तो डेफिनेटली उन्होंने सोचा होगा कि ये एक चीज़ है जो कि अच्छी रहेगी, लेकिन शायद हम अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं 1947 में। तो अब ये सोचने वाली बात है कि क्या उसके 75 ईयर्स के बाद हम तैयार हो गए हैं या अभी भी वी आर ए वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसको लेकर दोनों तरफ व्यूज़ हैं और अच्छे व्यूज़ हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज़, एंड मतलब जो कि आपको अपील करेंगे एज ए रीजनेबल पर्सन। इसके होने से भी कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर किसी इंसान, कोई एक इंसान दूसरे इंसान को मार देता है, ठीक है, या उस पर असॉल्ट करता है, कुछ भी करता है, तो हमारे पास यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। हमारा क्रिमिनल कोड ये नहीं देखेगा कि ये व्यक्ति फलाना जाति या धर्म का है, वो सभी के लिए समान है, ठीक है। तो क्रिमिनल कोड हमारे लिए समान है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सनल लॉज के मैटर्स हैं, और पर्सनल लॉज कैसे आपको पता रहेंगे कौन सी चीज़ें पर्सनल लॉज में आती हैं, जैसे मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, ठीक है, एडॉप्शन बच्चे को गोद लेना, इनहेरिटेंस हो गया, डिवोर्स हो गया, सक्सेशन हो गया, ये सारी चीज़ें पर्सनल लॉज के दायरे में आती हैं। और इसमें आपके किस धर्म से बिलोंग करते हैं इसके बेसिस पे डिसीजंस दिए जाते हैं। और इसको लेकर कई मामले अभी हाल फिलहाल में जो कोर्ट में आए, एक मामला है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का, जिसको कि बैन किया गया क्योंकि ये माना गया कि ये फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जाता है, महिलाओं के विरुद्ध जाता है, इसको हटाया गया। दूसरी तरफ सबरीमाला का मामला भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। उसमें भी ये था कि महिलाओं को जो लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा था, एक विशेष उम्र की महिलाओं को। अब इसमें दो फंडामेंटल राइट सामने सामने थे, एक था राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, और दूसरी तरफ था आर्टिकल 26 जो कि फ्रीडम देता है एक कम्युनिटी को अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का। तो अब किस राइट को ज़्यादा वो दी जाए, ज़्यादा महत्व दिया जाए। और इसमें एक जो संवैधानिक पीठ थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसका जो फैसला आया वो उसमें एक डिसेंटिंग ओपिनियन भी आया सबरीमाला मामले में, और डिसेंटिंग ओपिनियन आया एक महिला जज के द्वारा। और यहीं आप देख सकते हैं भारत की डाइवर्सिटी और भारत की खूबी भी कि मतलब एक महिला इस मामले में उन्होंने अपना एक विरोधी तर्क रखा कि अगर सबरीमाला में महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा है, विशेष उम्र की महिलाओं को, तो ये कम्युनिटी का अधिकार है, ये एक रिलीजन के डोमेन में शायद कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो वो उनका माइनॉरिटी ओपिनियन था। मेजॉरिटी ओपिनियन वाज कि नहीं, ये गलत है और इक्वालिटी पहले आती है, बाद में हम रिलीजियस फ्रीडम पे जाएंगे। तो देखिए, तर्क दोनों तरफ हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो ये सबकी सहमति से आना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक विशेष धर्म के ही कानून सभी पे लागू कर दिए जाएं, तो ये कहीं भी इसकी मंशा नहीं है। जो इससे पहले का लॉ कमीशन था, जो अभी 22nd लॉ कमीशन ने दोबारा इस पे व्यूज़ मांगे हैं, इससे पहले 21st लॉ कमीशन ने अपनी 2018 की रिपोर्ट में कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डिज़ायरेबल भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है अभी। लेकिन फिर से इस पर चर्चा हो रही है। तो मेरे ख्याल से हमें एज अवेयर सिटीजन्स हमें दोनों पहलू जानने चाहिए कि क्या इसके सपोर्ट में तर्क हैं, क्या इसके विरोध में तर्क हैं, और उसके बाद अपना एक इंडिविजुअल ओपिनियन इस पर बनाना चाहिए। हमें इस पर कि मैं बोल दूं कि ये सही है तो आप मान लें, या कोई और बोल दे कि ये गलत है तो आप मान लें, इस पर नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है अगर सारे लोगों की जो इसको लेके कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करके इस पे आगे बढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ गोवा में एक टाइप का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और वो भी वहाँ इसलिए है क्योंकि वहाँ पोर्तुगीज़ शासन रहा है, तो इस वजह से वहाँ है। ठीक है, बाकी हम लोग सर से जानते हैं कि इसमें क्या राय होनी चाहिए। थैंक यू अभिषेक जी। आई डोंट हैव मच टू ऐड टू इट। बहुत ज़्यादा मुझे इसमें जोड़ना नहीं है, बस केवल एक चीज़ है, जैसे टेक्निकल्स की बात कर रहे थे, लॉ में हमेशा एक चीज़ कही जाती है, मेंटिसा, इंटेंशन क्या है। मेरे लिए एक नागरिक होने के नाते
सरकारी तरफ से आने वाले किसी भी प्रस्ताव का के लिए लिटमस टेस्ट ये है कि उनकी मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है। क्योंकि जब ट्रिपल तलाक वाला केस आया, हम लोग एक्टिविज़म की दुनिया में जब भी बात करते हैं और मैं उसका कुछ छोटा मोटा हिस्सा हूँ, तो हमने लगातार, हम जेंडर पे काम करते हैं, हमने कहा कि महिलाओं को इस मौके को झपट लेना चाहिए। कभी कभी श्रूड होना पड़ता है कि ये सही है कि हमें पता है कि मंशा ट्रिपल तलाक दूर करने की सरकार की क्या थी, क्या किसे संदेश देना था, कौन से समुदाय से उन्हें परेशानी थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को भी इस मौके को हथिया लेना चाहिए। एक स्ट्रेटेजिकली ये फैसला करना चाहिए कि एक अच्छा तरीका से ले लीजिए। सो इज विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई विल ऑलवेज हैव डाउट अबाउट द इंटेंशन, लेकिन अगर डाउटफुल इंटेंशन के साथ भी एक अच्छी चीज आ रही है तो शायद एक शातिर तरीका ये होगा कि उसमें कम से कम अच्छी चीजों को हड़प लीजिए, बशर्ते वो सोशल हमारे सामाजिक रूप से, और समाज में खास तौर से मेरा इसमें लिटमस टेस्ट वही होगा, महिलाएं, समाज की स्त्रियों के लिए, दोनों तीनों चारों पांचों समुदाय की स्त्रियों के लिए अगर ये आपके हित में आ रही चीज है तो चाहे किसी थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते से भी आ रही है, ले लेनी चाहिए। यहाँ आई एम जस्ट बीइंग स्ट्रेटेजिक ओनली, अदरवाइज आई हैव द सिमिलर डाउट्स अबाउट द इंटेंशन ऑफ द स्टेप एज यू हैव। नमस्कार सर, मेरा नाम मयंक है। सर मेरा सवाल आपसे ये है, जो कि हम कहते हैं फ्री प्रेस या फिर फ्री स्पीच, उसको लेकर के था कि सर ऐसा, जैसा कि आजकल हम देखते हैं, अभी हमारे जो बाइडेन है, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी मोदी जी को ये सलाह दी कि हमें फ्री प्रेस पे काम करना चाहिए। तो सर उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। और सर आप मिलके इस समस्या का किस तरीके से समाधान भी ला सकते हैं सर? देखिए, पहला उत्तर तो जॉय बाइडेन को है कि भैया अपना देश संभालो, अपना हम देख लें। आखिर ये जो बाइडेन उसी देश से आते हैं जिस देश में वह एक अजीब सा व्यक्ति राष्ट्रपति था थोड़े दिन पहले तक, जो उस देश के ही संविधान के तहत हुए चुनावों के तहत जो फैसले आए उनके खिलाफ उनकी संसद पे चढ़ाई कर रहा था, ठीक है ना। सो बट देन व्हाई जो बाइडेन और फॉर दैट मैटर एनीबॉडी एल्स, विदेश से आया हुआ व्यक्ति ये हिम्मत कर पाता है कि इतने बड़े लोकतंत्र को यह सलाह दे कि आपके यहाँ प्रेस को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं है? ये सवाल फिर हमें अपने नागरिकों से पूछना पड़े। मैं सरकार से भी नहीं कह रहा, सरकार को तो हम ठीक कर लेंगे बशर्ते नागरिक ये सवाल पूछने को तैयार हो। देश में फिलहाल एक डॉक्यूमेंट्री की बहुत चर्चा हो रही है, व्हाइल वी वॉच्ड। इंग्लैंड में वह बाकायदा सिनेमाओं में प्रदर्शित होती है, अमेरिका में होती है। इस देश में हमारे ही मैगसेसे अवार्ड विनर पत्रकार के पर बनी यह डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित नहीं हो पाती है। अब ये सवाल हम जो बाइडेन से पूछने नहीं जाएंगे, ये हमें नागरिकों से पूछना पड़ेगा कि हमने वो दबाव क्यों नहीं बनाया कि हमारे देश के एक पत्रकार पर इतनी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री बनती है, रवीश पर, और हम ये सुनिश्चित नहीं करवा पाते हैं कि वो हमारे यहाँ के सिनेमा घरों में और हमारे घरों के OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखी जा सके। सो टू मी दिस क्वेश्चन इज नॉट विद द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट इट इज एड्रेस्ड टू द सिटीजनरी, दैट वी अलाउड सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया कि वो अपने कर्तव्य से भटका और हमने उसे भटक जाने दिया। इसलिए मेरे ख्याल से तो ये नागरिकों का सवाल है और नागरिकों को इस जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा कि वे सुनिश्चित करें कि वह मीडिया जो फ्री प्रेस की जो भूमिका है उसे अदा नहीं कर रहा, उसको उसकी जगह दिखाएं। भाई आप देखना बंद कर दीजिए, फिर कौन देख रहा है वो इंडिया वांट्स टू नो, कौन है वो? अर्नव गोस्वामी। आप देखते हैं इसलिए उस व्यक्ति के पास इतनी ताकत है, आप नहीं देखेंगे उसके पास ताकत नहीं बचेगी। लास्ट 2 क्वेश्चंस ही लेंगे, 2 से 3।
Good afternoon, sir. I'm blessed to be here in front of you and ask questions from you. Sir, I want to ask a question in the field of environment. Sir, how do you see global biofuel alliance, which was made in a G20 presidency of under India? How do you see it in the future development? And my next question is my personal question to you, sir. At some moment in the interview when I was gone in my society interviews, I'm gone to complete blank. Yes, sir. And that is a main problem for me and I guess mostly students here. So could you give me some tips? How can I overcome this problem? योर क्वेश्चन इज़ अबाउट ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा सा ऑप्टिक्स भी इन्वॉल्व हैं कि एज इन G20 बड़ा समिट हुआ यहाँ, और इस बार की G20 समिट की एक विशेषता ये थी कि जो G20 में ना ट्रॉयका, आपने शब्द सुना होगा, तो G20 ट्रॉयका होता है जिसमें कि लास्ट प्रेसिडेंसी, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंसी है और इनकमिंग प्रेसिडेंसी है, इन तीनों से मिलके बनता है। क्योंकि G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो एजेंडा में कंटिन्यूटी के लिए ये ज़रूरी होता है। तो इस बार की ट्रॉयका में ये खास बात थी कि इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील, ये तीनों डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। और अब जो बात थी कि ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो लॉन्च किया गया है, इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल इंडिया का है, ब्राज़ील का है, एंड आई थिंक US इज़ ऑल्सो देयर। तो पॉइंट ये है कि इंडिया और ब्राज़ील में बायोफ्यूल को लेके काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल की बात की जा रही है, और दोनों ही लीडिंग कंट्रीज़ हैं। हमारा भी एक बायोफ्यूल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें कि इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, उसको E20 कहा जा रहा है, जिसमें कि 20% पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड किया जा रहा है, राइट। तो इस वजह से ये बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया गया, इतने बड़े स्तर पे लॉन्च किया गया, तो इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है। और G20 के लिए भी, मतलब ना, जैसे इंडिया के लिए इट वाज ए बिग थिंग, जैसे कि इस G20 समिट की जो खास बातें नहीं, जैसे अफ्रीकन यूनियन को लाना, तो अब ये G20 रहेगा या G21 हो गया है, अभी तक इसमें क्लैरिटी नहीं है, बट हाँ, G20 विद 21 मेंबर कंट्रीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसा हो गया है। और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा। और साथ में जो इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो बात हुई है, तो ये 3-4 इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। तो वहाँ तक ही ये सीमित है। बाकी इंडिया इज़ ए बिग इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, तो हमें अपना जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, तो वहाँ भी ये बायोफ्यूल अलायंस डेफिनेटली हेल्प करेगा, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये इंपॉर्टेंट था। नाउ टू द मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सर। 1988 की बात है, नहीं 88 भी नहीं, 1987 की बात है। मैं एक बॉयज़ स्कूल से निकला, बॉयज़ स्कूल में पढ़ता था, 10वीं पास की, नंबर दुर्भाग्य से थोड़े अच्छे आ गए, तो मुझे एक बेहतर कहे जाने वाले गवर्नमेंट स्कूल में, जिसमें दिल्ली को मॉडल स्कूल कहा जाता है, उनमें एडमिशन मिला, और वो एक कोएजुकेशनल स्कूल था जिसमें लड़कियां भी साथ में थी। 10वीं तक के स्कूल में मैं ठीक ठाक डिबेटर था, बोल लेता था, इंटर स्कूल भी जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। 11वीं क्लास में जब मैं पहुंचा और डिबेटिंग का मौका आया, तो मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया कि चलिए आप उस स्कूल से आए हैं, मेरे पास सर्टिफिकेट वगैरह थे। और जब मैं ऑडिशन के लिए पहुंचा तो मुझे पता लगा कि ऑडिशन हमारी एक सीनियर जो स्टूडेंट थी 12th क्लास की, वो ले रही थी, मैं 11th का था। और वो जो सामने खड़ी थी, उन्होंने कहा इस टॉपिक पे बोलिए, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। नहीं, वो भी नहीं दिखाई दी, चिंता मत कीजिए। हम कब ब्लैंक हो जाते हैं, ये हमारे दिमाग का एक किस्म का कोपिंग मैकेनिज्म है, जो हमारे पब्लिक स्पीकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फियर्स से निकलता है। चूंकि मैं एक पर्टिकुलर तरीके के माहौल से आया था और सामने मैंने एक भिन्न तरीके का माहौल देखा, इस कारण मेरे दिमाग ने जो रिएक्ट किया उस समय पर, वो रिएक्शन यही था कि लेट अस नॉट डू एनीथिंग। ये फियर्स क्या हैं पब्लिक स्पीकिंग के? फर्स्ट फियर इज द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। आपको ये डर रहता है कि आपको जज किया जाएगा सामने। सेकेंड फियर इज फियर ऑफ लूजिंग द कंटेंट। मैं भूल जाऊंगा कि मैंने क्या बोलना है, मैंने तैयारी की है, लेकिन उस पर्टिकुलर समय पर मैं इसे भूल जाने वाला हूं, ठीक है ना।
इन दो प्राइमरी फियर्स हैं। तीसरा फियर जो नॉर्मली होता है फियर ऑफ फेलियर होता है, जिसका मतलब ये होता है कि मुझे पता है लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाऊंगा जितना कि मुझे बोलना है। सो अल्टीमेटली यू डोंट हैव टू एड्रेस कंटेंट हियर, यू हैव टू एड्रेस दीज फियर्स। और इसका क्या सॉल्यूशन है? किसी भी भय का एक ही तरीका होता है, उसे ज़्यादा फेस कीजिए, ठीक है ना। किसी भी फोबिया के लिए यही कहा जाता है, किसी भी फियर के लिए यही कहा जाता है कि जिस चीज़ का आपको फियर है उसे ज़्यादा फेस कीजिए। हम मॉक इंटरव्यू में क्या कर रहे होते हैं? हम बेसिकली ये प्रैक्टिस दे रहे होते हैं कि जब वास्तव में इंटरव्यू होगा उस समय वो ब्लैंक ना हो जाए, ठीक है ना। उसे फेस कीजिए और फियर को रिप्लेस कीजिए जॉय से। वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग द कन्वर्सेशन, आई एम श्योर यूल रियलाइज कि आप फिर ब्लैंक नहीं होंगे, ठीक है ना। दीज आर फ्यू थिंग्स आई कैन से। ये अंतिम प्रश्न रहेगा। क्या हुआ? गुड इवनिंग सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि एक सिविल सर्वेंट के पूरे वर्किंग टेन्योर में बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि पॉलिटिशियंस का दबाव आता है एक सही डिसीजन लेते वक्त, और बहुत सारे सिचुएशन आते हैं जहां वो सही डिसीजंस लेना चाहते हैं लेकिन उनका काफ़ी दबाव रहता है तो वो नहीं ले पाते हैं। जैसे कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बहुत से जगहों पर, जिसके कारण वो एक जगह रह के कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहे, और वो करना चाहते हैं तो बहुत दबाव रहता है पॉलिटिशियंस का। तो उनको कैसे फेस किया जाए एज अ सिविल सर्वेंट, पॉलिटिशियंस को कैसे फेस किया जाए और एक सही डिसीजन कैसे लिया जाए मतलब नागरिकों के लिए। आई एम सॉरी हियर आई कैन नॉट प्ले टू द गैलरी, ठीक है। आप लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं बताऊं कि पॉलिटिशियन बहुत बुरे होते हैं, भ्रष्टाचार से भरे होते हैं, करप्ट होते हैं और हमें उनको तोड़ देना चाहिए, फोड़ देना चाहिए। और वो कौन सी फिल्म थी जिसमें वो, सॉरी किसी को याद है कौन सी फिल्म थी जिसमें वो पॉलिटिशियंस को तेजाब से समथिंग, ठीक है। आई एम सॉरी, दैट्स नॉट द केस। पहले तो हमें इन सिंप्लीफाइड बाइनरीज से निकलना पड़ेगा जिसमें ये एजम्पशन है कि ब्यूरोक्रेट तो बहुत ईमानदार लोग होते हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिशियन बहुत प्यारा पॉपुलर पंचिंग बैग है, जो कुछ गड़बड़ हो रही है वो सब पॉलिटिशियन कर रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि जैसा मैंने कहा सिटीजनरी है। नागरिक जैसा नेता डिजर्व करते हैं वैसा नेता आपको मिलता है, ठीक है ना। सो इस बाइनरी से थोड़ी देर के लिए निकल जाते हैं। पर यस यू आर राइट, अगर कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है और अपना काम वह नियम कायदों के अनुरूप कर रहा है और ठीक तरीके से कर रहा है तो उसे करने का मौका मिलना चाहिए। और इसे न केवल पॉलिटिशियन बल्कि और दूसरे ब्यूरोक्रेट भी, ऐसा भी तो होता है ना, बहुत बार दबाव पॉलिटिशियन से नहीं आएगा, अपने सीनियर से आएगा, अपनी ही सर्विस के सीनियर से आएगा, या कोई सेंट्रल सर्विस से है उसके ऊपर आईएएस का दबाव आएगा। तो इनसे कैसे निपटा जाए, उससे कैसे, तो दो चीज़ें हैं। पहली बात तो आप सिविल सर्विसेज में आए तो मानकर चलिए कि तबादले से नहीं डरना है, उसका कोई लाभ नहीं है। दूसरी चीज़ आपको ये मानकर चलना है कि अगर आपके पास रूल्स हैं, आपके पास नियम कायदे हैं, तो आप चाहें तो बचे रह सकते हैं भ्रष्टाचार से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। और तीसरी बात, अगर आपको ये तय हो ही जाए कि पॉलिटिशियंस आपको सांस नहीं लेने दे रहे हैं, आप सही हैं पॉलिटिशियन गलत हैं, तो लात मारिए नौकरी को, पॉलिटिशियन बन जाइए, उसमें क्या दिक्कत है। ये देश आपको कब रोक रहा है कि आपको चुनाव नहीं लड़ने हैं? आप चुनाव लड़िए और बाद में आप मंत्री बन जाइए, वो व्यक्ति केवल विधायक होगा, उसे ठीक कर दीजिएगा। सो दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। देखिए डेमोक्रेसी को प्लीज इस बात को समझिए कि इस तरह के सिंप्लीफाइड वर्जन से निकलना पड़ेगा कि चूंकि ये इमेजिनेशन होना कि पॉलिटिशियन अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, वो सीखते नहीं हैं,
जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं वे जानते हैं कि इस देश में ऐसा होना संभव नहीं है। ये बहुत डाइवर्स कंट्री है, इसमें आप इतने लाखों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आसानी होते हैं, बहुत मुश्किल बात है। सो ये थोड़ा सा फिल्मी मामला ज़्यादा है, जिसमें मान लिया जाता है कि एक तरह के लोग अच्छे और दूसरी तरह के लोग बुरे हैं। सर एक क्वेश्चन है। सर आप हिंदी साहित्य के एक ऐसे शिक्षक हैं जो जिसे पूरा देश जानता है और कल हिंदी दिवस है, तो सर मेरा प्रश्न ये है कि आपके अनुसार हम हिंदी की अस्मिता को देशी स्तर पर कितना बरकरार रख पाए हैं और वैश्विक स्तर पर हम हिंदी की अस्मिता को किस रूप में प्रगतिशील कर पा रहे हैं? शुक्रिया मनीषा इस सवाल के लिए, क्योंकि जाहिर है कि रोजी रोटी तो हिंदी ही है। और देखिए, जिन लोगों को नहीं पता, हिंदी दिवस आर्टिकल 343 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आने और जिस दिन फाइनली स्टैंप लगती है 14 सितंबर 1949, उसके उपलक्ष्य में देश में मनाया जाता है। तो एक तरह का हमारा संवैधानिक दायित्व हिंदी बनती है, उसलिए है। और जहाँ तक हिंदी की यात्रा का प्रश्न है, मैं लगभग गर्व से कह सकता हूँ कि हिंदी ने एक ठीक ठाक यात्रा पिछले 70 सालों में पूरी की है। एक समय ऐसा था जब इस देश के विश्वविद्यालयों में हिंदी में पीएचडी अंग्रेज़ी मीडियम में करनी पड़ती थी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो कि पहले पीएचडी हिंदी के हैं, उनको अपनी हिंदी की पीएचडी अंग्रेजी में लिखनी पड़ी थी। अब इस देश की राजधानी में आप इतिहास में, राजनीति विज्ञान में, भूगोल में, कई सारे विषयों में हिंदी में पीएचडी कर सकते हैं। हिंदी में तो खैर कर ही सकते हैं, हिंदी विषय में तो निश्चित तौर पे हम लोगों ने एक यात्रा तय की है, राष्ट्र के स्तर पे भी की है, विश्व के स्तर पे भी की है। तो ये गर्व की बात है। यद्यपि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट परंतुक ये है कि हिंदी की ये अस्मिता अन्य भाषाई अस्मिताओं के बरक्स या विरोध में नहीं है, ना तो अंग्रेजी के और उससे भी ज़्यादा अन्य भारतीय भाषाओं की। हिंदी ये यात्रा इसलिए कर पाती है क्योंकि हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि या अगुआ के तौर पर अपने आप को रखती है। जिस क्षण हिंदी अपने आप को तमिल के विरोध में या मलयालम के विरोध में खड़ा करना शुरू करती है, तो फिर वही होता है जो 1964-65 में हम लोग दक्षिण भारत में होते हुए देखते हैं। तो हिंदी जब तक इस डाइवर्सिटी, इस विविधता की इज्जत करते हुए आगे बढ़ती है, जिस देश की जनता उसे सर पर बैठाती है। और मुझे गर्व है ऐसा हिंदी वाला होने के लिए जिस हिंदी ने ये समावेशी हिंदी को बढ़ाया है। जैसे ही हिंदी को आप एक एक्सक्लूजन के हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, अचानक हिंदी जो है एक ऐसी ऑप्रेसिव लैंग्वेज बन जाती है जैसी कि एक समय में हम लोगों को अंग्रेजी दिखाई देती थी। दिस इज व्हाट माय टेक ऑन इज। और आप सब लोगों को हिंदी दिवस की बधाई। आखिरी प्रश्न रहेगा सर, जो विद्यार्थियों से जुड़ा है पूर्ण रूप से ही, कि सर हम सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कहीं ना कहीं सोच के ही आते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में आने का मकसद ही जो दूसरे स्टेट्स आते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो हम कैसे अपने आप, मतलब कैसे हम पहचान सकते हैं कि हम इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बने हैं एक्चुअल में? हम क्या ऐसा अपने ऊपर मतलब अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करें कि हाँ मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बनूँ, चाहे CDS है, चाहे SSC है, चाहे UPSC CSC है, कोई भी एग्ज़ाम हो, और क्या मुझे वो एक्चुअल में मैं हूँ उसके लायक, कि ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि हम छोटे होते से हमको बताया गया कि UPSC IAS सेमिनार में लेके जाया गया है, क्या उसके मेरे, ये सवाल है सर। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम काबिल हैं या उस एग्ज़ाम में हम सफल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये दूर से देखने से पता नहीं चलेगा। हमको उस एग्ज़ाम को समझना पड़ेगा, मे बी उसका एक अटेम्प्ट भी देना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि हम कितने पानी में हैं और क्या हम उसमें सफलता पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। तो जैसे कि UPSC है, और मुझे ये लगता है कि एग्ज़ाम को एक आप पहाड़ की तरीके से देखते हैं कि मतलब दूर है, पहाड़ दूर नज़र आ रहा है और ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जैसे कि एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद ए स्मॉल स्टेप, तो वो पहला स्टेप, वो स्मॉल स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे ही वो स्टेप लेंगे तो आपको आगे का रास्ता भी नज़र आता जाएगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हर किसी का कैलिबर हर एग्ज़ाम के लिए ना हो। शायद हो सकता है कि कोई किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा कर पाए, दूसरे एग्ज़ाम में इतना अच्छा ना कर पाए। किसी विषय में आप ज़्यादा अच्छे हों, दूसरे विषय में इतना अच्छे ना हो। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना सेल्फ असेसमेंट बहुत सही हो। इसमें आपको
अपने सीनियर्स की, टीचर्स की हेल्प भी लेनी चाहिए कि अगर उनको ज़्यादा जानकारी है तो उनसे पूछिए, उनसे डिस्कस करिए। और ये एक लर्निंग प्रोसेस है, मतलब सेल्फ डिस्कवरी ना, कि आप अपने बारे में जानने का जो प्रोसेस है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कोई मतलब पानी में उतरना पड़ेगा। मुझे स्विमिंग सीखनी है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब में वीडियोज़ देखता हूँ और मैं सीख जाऊँगा, ठीक है, तो आप सीखेंगे नहीं, आप डूब जाएंगे। तो बेटर है कि आपको धीरे धीरे उसको पानी में उतरना पड़ेगा, कुछ स्ट्रोक सीखने पड़ेंगे और धीरे धीरे हो सकता है कि आप एक सफल स्विमर बन जाएं। और नहीं भी होगा तो कम से कम आप इतना फ्लोटिंग टेक्निक तो सीख ही जाएंगे। तो इसी तरीके से यूपीएससी का भी जो एग्ज़ाम है वो आपको एक अच्छा सिटीज़न तो बना देगा। कम से कम इतना वो हो जाएगा कि आपको अपने फंडामेंटल राइट्स और इम्पॉर्टेंटली दूसरों के फंडामेंटल राइट्स कि आप वायलेट ना करें, इतना आपको आइडिया हो जाएगा। और वो मेरे ख्याल से तो इट्स ए जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। बाकी सर प्लीज़ आप ऐड करिए। मेरे ख्याल से अभिषेक जी ने वो बातें बोल दी हैं जो कि इंडस्ट्री को अच्छे से समझने वाले लोग बता सकते हैं। मेरे पास मैं तो मास्टर वाली बात बता सकता हूँ जो यूनिवर्सिटी के आपके टीचर्स बता सकते हैं। वो ये है कि अपने आप को बिना मतलब ग्लानि भाव से न भरें कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। मेरी तो सलाह रहेगी आप इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन का भी करें कि वो एग्जामिनेशन आपके लायक है कि नहीं है। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये अगर आप मान के चलें कि सारी गलतियां, मान लीजिए आपका चयन नहीं भी होता, जैसे सर ने कहा ना कि आप कितनी भी तैयारी करेंगे तब भी चयन तो वही 800 लोगों का होना है ना, और अपीयर 6 लाख होंगे, तो बहुत सारे लोग तो सो कॉल्ड स्टैम्प विद फेलियर रहेंगे। इसलिए ये ना मानकर चलें कि हमेशा आपकी ही गलती रही होगी जिसकी वजह से आपका चयन नहीं हुआ। ये तो एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में जितना सिलेक्शन प्रोसेस है उससे ज़्यादा ये रिजेक्शन प्रोसेस है, राइट? बिकॉज मोर पीपल आर रिजेक्टेड देन, इफ वी कैन यूज दैट वर्ड, ठीक है। इसलिए मेरी सलाह तो रहेगी कि आप प्लीज़ इस एग्जामिनेशन सिस्टम को भी इवैल्यूएट करते रहें, एसेस करते रहें और उसके बेसिस पे कॉल लें कि क्या यह आपके इतने अधिक समय, अटेंशन और उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑफ ड्रीम्स के लायक है या नहीं। हर किसी को ये यात्रा लेनी ही चाहिए ऐसा दावा ना करें। हाँ, ये जरूर है कि अच्छे नागरिक बनने में इसकी जो भूमिका है उसका पूरा फायदा उठाएं। मेरे ख्याल से सरकारी नौकरी कोई अंतिम चीज़ नहीं है, ये मान के चलें कि बिना सरकारी नौकरी की ज़िंदगी चलेगी नहीं। दैट इज़ नॉट ट्रू। Thank you so much, sir, for your insights. Now I would like to invite our convener of NEEV, Dr. Aparajita ma'am, to offer you vote of thanks. So, आज डॉक्टर विजय चौहान जी को हमने, विजेंद्र चौहान जी को हमने उल्टी तरफ पहुंचा दिया। वो हमेशा हम उनको वीडियोस में देखते हैं बहुत ही गहीन तरीके से सवाल पूछते हुए। आज हमने आपसे इतने सवाल पूछ लिए और आपको दूसरी तरफ बिठा के। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम आज के इस इवनिंग में हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए। आपकी प्रस्तुति यहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। और हमारा सोसाइटी अभी नया नया ही सोसाइटी है और इसमें आप आए और आपने अपना समय और अपने इतने गहीन विचार हमसे साझा किया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे स्टूडेंट्स ने ज़रूर, आई एम श्योर, काफ़ी वो प्रेरित हैं और काफ़ी उन्होंने यहाँ से फूड फॉर थॉट भी लिया है एंड दे विल ऑफ कोर्स, आई एम श्योर, विल कैरी इट फॉरवर्ड। अभिषेक जी के बारे में क्या कहूँ सर, हमारे साथ काफ़ी समय से अभी जुड़े हैं और पहले भी हमारे साथ आए हैं और सेशंस किए हैं उन्होंने। तो सर, आज भी हमारे लिए टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सर ने भी अपने व्यूज़ सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया एंड आई एम श्योर आप सब ने इनसे काफ़ी कुछ सीखा है। हम बुलाते रहेंगे आपको आगे भी, कृपया आपका समय दीजिएगा हमें। स्पेशली स्टूडेंट्स जो एस्पायरिंग हैं, दे लुक अप टू यू एंड योर मेंटरशिप विल रियली बेनिफिट देम। I also take this opportunity to thank our principal, Professor S.P. Agarwal. He has always been a motivating factor and उन्होंने हमारे सोसाइटी को भी काफ़ी समर्थन किया है और सारे प्रोग्राम्स में हमारा साथ दिया है।
मैं ऑल्सो धन्यवाद कहना चाहूँगी जगन्नाथ चौधरी जी का। वो भी इस प्रोग्राम में काफ़ी हमारे सपोर्टर रहे हैं और हमारे मेंटोर भी है और उन्होंने हमें काफ़ी मदद की है इस सारे प्रोग्राम में। साथ ही मैं शुक्रिया करना चाहूँगी मेरे सारे फैकल्टी टीम मेंबर्स का, सोनू सर, रोज़ जी जो भी हमारे साथ जुड़े रहे। पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ सॉल्व किए, काफ़ी लॉजिस्टिकल इश्यूज़ देखा। तो थैंक यू आप सबके समर्थन के लिए। और आज हमारे जो दूसरे फैकल्टी मेंबर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्रोग्राम संभव नहीं होता अगर नीव के बच्चे नहीं होते। जो तीनों साल के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, कोर टीम जो पिछले आई थिंक 2 महीनों से इन्होंने पहले इस नीव फेस्टिवल का जो प्रपोज़ल है वो लेके आए थे और 2 महीनों से लगातार इन्होंने खूब काम किया। काफ़ी डेट्स आगे पीछे हुई, बहुत कुछ उतार चढ़ाव हुए, काफ़ी बजटिंग इश्यूज़ वगैरह हमने डील किया। बट इन बच्चों ने निरंतर अपना जो है मेहनत दिखाया है। कोर टीम भी है प्लस जो एक्सटेंडेड टीम है वो भी लगी रही डिफरेंट हेड्स में, क्रिएटिव हेड, लॉजिस्टिक हेड एक्सेट्रा और सबका नेतृत्व करते हुए जो प्रेसिडेंट है उसने भी काफ़ी मेहनत की है। तो इनके बिना ये संभव नहीं होता। तो अ बिग हैंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स and I do hope that I see many of you sitting either here or in the administrative services so that we can take a little pride and say कि हम भी कभी थे इनके इस जर्नी में पार्ट। तो all the best and have a good evening. Thank you so much.